friends and welcome to VR classes 20 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस 19th ऑफ मई लेकर मैं यहाँ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और आज हम करेंगे 19th ऑफ मई के न्यूज़ एनालिसिस। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ जो है आज हमारे पास वह है अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 और पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ से फंडिंग जो है वह होती है और जो भी उन पे कंट्रीब्यूशन करना चाहता है वह कर सकता है। बट ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो रिसेंटली 5 राज्यों में चुनाव हुए दैट इज तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, असम एंड केरल। ऑफ कोर्स पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी, बट ये 5 जगह चुनाव हुए तो वहां पर जो अभी तक का हाईएस्ट असेंबली पोल हुआ है जहां पर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उनको खरीदा गया है। ठीक है, 695 करोड़ का ये सेलिंग हुई है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SBI इज होल सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स और किसी बैंक के पास यह राइट नहीं है। फर्स्ट थिंग हमने देखा। सेकेंडली द अमाउंट सोल्ड वाज द हाईएस्ट एवर फॉर एनी असेंबली इलेक्शन सिंस द स्कीम स्टार्टेड इन 2018। तो मैंने आपको बताया 2018 से जब से लॉन्च हुआ है अभी के जो चुनाव हुए 2021 के, यहाँ पर जो इसका परचेस हुआ है वह अभी तक का हाईएस्ट है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज बनता है। अब हम बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। द हाईएस्ट अमाउंट वाज सोल्ड एट द कोलकाता ब्रांच दैट इज ऑफ 176.1 करोड़। आप कभी आंसर राइटिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे यूपीएससी के लिए। वनडे एग्जाम वाले यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इन द 16th फेज ऑफ द स्कीम 972 आउट ऑफ 974 इलेक्टोरल बॉन्ड्स वेयर एनकेस्ड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या। तो देखिए बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अग्रीमेंट। ठीक, बॉन्ड क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है और SBI जो है उसके पास ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। SBI के पास यदि कोई पर्सन जाता है और वह इलेक्टोरल बॉन्ड उससे खरीद लेता है, SBI को वो अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके या जैसा भी वो कैश जो भी देता है, उसके बाद यह क्या होता है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो एक पेपर होता है, स्टेटमेंट लिखा होता है उसमें, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर वो जो पर्सन है वह जा करके कहाँ दे देगा, वह जा करके पॉलिटिकल पार्टीज को दे देगा जिसको वो देना चाहता है। देन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इन बॉन्ड पेपर को ले जा करके SBI में जमा करती है एंड दे रिसीव द फंड और उस अमाउंट को वो वहां लेती है। इस पर जो बैंक होती है हमारी जो SBI है उसको कुछ कमीशन भी इस पर दिया जाता है फॉर मेंटेनिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। तो ये होता है पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसमें लिखा गया है कि 972 आउट ऑफ 974, तो टोटल 974 बॉन्ड्स जो है वह सोल्ड किए गए, बट 972 उसमें से जो है एनकेश कराया गया। ठीक है, विथ ओवर हाफ द अमाउंट दैट इज 351 करोड़ जो है वह न्यू दिल्ली ब्रांच में ही एनकेश हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करने लायक है वह मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि थर्ड पार्टी पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट वाज एग्जेम्प्टेड अंडर द RTI एक्ट, इसको कोई नहीं दे सकता। मतलब बैंक को ये जो RTI फाइल की गई थी बाय कन्हैया कुमार, इन्होंने RTI फाइल किया था और बोला था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को यह बॉन्ड गए हैं, तो वहां बैंक ने जो RTI का रिप्लाई दिया वहां पर लिखा है कि थर्ड पार्टी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि RTI एक्ट के तहत डिस्क्लोज करना इज नॉट अ लीगल, तो इसीलिए वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं बताया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ लिखी है कि द बैंक ऑल्सो डिक्लाइन टू शेयर द डिटेल्स ऑफ हाउ मच कमीशन इट हैड अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ द बॉन्ड। कमीशन भी नहीं बताएगा क्योंकि बैंक को भी यह जो है बैंकिंग पे बोल सकते हैं कि आप उनको भी बताने के लिए ये कंपलसरी नहीं होता। अब लास्ट में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड वो अलाउ करती है किसी भी भारतीय नागरिक को या कंपनी को
टू परचेज द बॉन्ड सोल्ड बाय द एसबीआई। और कौन कौन से डिनोमिनेशंस में रहता है? 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के और 10 लाख के और 1 करोड़ तक के। और गिव देम टू द पॉलिटिकल पार्टीज एनोनिमसली, मतलब वहां पर उनका कोई भी नाम या फिर ऐसा कोई भी डिस्क्लोजर नहीं होता। तो इट इज जस्ट यू कैन से गिविंग फंड्स टू द पार्टीज, आप बोल सकते हैं इस तरह से। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रोज एंड कॉन्स आप जरूर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा किसी से, या फिर आप उसे नोट कर लीजिएगा कि इससे क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदा है। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और 2018 से यह चालू है, तो इसके लिए इससे ये न्यूज मैंने आपको कवर की। अब नेक्स्ट न्यूज है जो हमारी, वह है मणिपुर से रिलेटेड। मणिपुर में जो एक्टिविस्ट थे उनको बुक किया गया है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत दो जो एक्टिविस्ट हैं जिनकी एक की फोटो यहाँ लगी हुई है, उनको और उनके एक और जो उनके कोमेट थे उनको भी बुक किया गया है अंडर दिस एक्ट, और उन्हें डिटेन किया जाता है अंडर द सेक्शन 32 ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 until further orders as and when he is released on bail। तो उनको क्या किया गया, जब तक बेल नहीं होगी तब तक उन्हें डिटेन किया गया है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इस न्यूज से वह है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो अब हम इसे देखते हैं कि एनएसए जो है वह क्या है। तो यू कैन सी हियर एनएसए इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून है ये, प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वॉल्व्स द डिटेनमेंट या of a person in order to keep him or her from committing future crimes and or from escaping future prosecutions। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि आगे जाकर के ये कोई क्राइम ना करे, इसके लिए होता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड आर्टिकल 22(3)(b of the Constitution allows for preventive detention and restriction on personal liberty for some reasons of state security and public order। केवल इन्हीं दो चीज के लिए ही इसे लगाया जा सकता है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड फॉर टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर। आर्टिकल 22(3)(b इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 22(4) में ये कहा गया है कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months, 3 महीने से ज्यादा तक उन्हें आप डिटेन नहीं कर सकते। इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, ये पूछता जरूर है। उसके लिए क्या होता है कि अगर 3 महीने से ज्यादा आपको उनको डिटेन करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है जो कि सफिशिएंट कॉज देता है फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन, डिटेंशन को बढ़ाया जाने के लिए। 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उसने पीरियड को रिड्यूस किया था डिटेंशन का विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 months to 2 months। ठीक है, इसको 2 months कर दिया गया था, लेकिन ये फोर्स में नहीं लाया गया और ओरिजिनल पीरियड 3 months जो है वो स्टिल कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको याद रखना है, अब जो पर्सन डिटेन होते हैं वह किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के अकॉर्डिंग ही डिटेन किए जा सकते हैं। ये इसमें बहुत एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आखिर भारत में कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उसकी यदि आप हिस्ट्री की बात करें तो कॉलोनियल एरा में जाना पड़ेगा, जहां बंगाल रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 लागू किया गया था, जो गवर्नमेंट को पावर देती थी टू अरेस्ट एनीवन फॉर डिफेंस और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जिसके बिना ही उस पर्सन को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के राइट दिए हुए। फिर उसके बाद 100 साल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट लाया था 1919 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न इंडिया, रॉलेट एक्ट, जो कि अलाउ करता था सस्पेक्ट को विदाउट ट्रायल। ठीक है, बिना किसी पैरवी के ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना किसी भी ट्रायल के। अब हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, तो फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल जो है वह प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, लेकिन वह 1969 में एक्सपायर हो गया। और जो एनएसए है वह इसी का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इटरेशन माना जाता है, इसी का ही एक रूप माना जाता है, जो कि 1980 में लागू कराया गया। अब पावर्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट के पास, तो एनएसए जो है वह एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट ओनली सेंटर बट ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट्स
to detain a person to prevent him from acting in any manner prejudicial to the national security. राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून के तहत या राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पहले ही डिटेन किया जा सकता है। गवर्नमेंट किसी पर्सन को डिटेन कर सकती है फॉर डिसरप्टिंग द पब्लिक ऑर्डर और फॉर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, इसके आधार पर भी कर सकती है। अब पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट क्या है? द मैक्सिमम पीरियड विच कैन बी डिटेन्ड इज 12 months, बट द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड if the government find fresh evidence। 12 months तक कर सकते हैं। यहाँ 3 months जो है ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द आर्टिकल 22 के तहत बोला गया है, बट यहाँ पर जो NSA है उसके तहत 12 months का है एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेमिंग द सिस्टम ऑफ वायरस वेरिएंट्स। अभी अभी WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं श्रीमती सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि WHO एक सिस्टम लेकर के आएगा जिसमें कि कोरोना वायरस के वेरिएंट जो है वह ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की तरह नाम दिए जाएंगे उनके, ठीक है। अब जो नाम देने का जो प्रोसेस है, जैसे कि चक्रवात को दिया जाता है, अभी अभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा 2-3 दिन में कि तौते जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था वह अरब सागर से आया और हिट किया इंडिया के खास करके गुजरात स्टेट को। आज की ये भी एक न्यूज़ है बट इम्पॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को याद रखना है, कैसे वो फॉर्म करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो जिस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है वैसे ही आप वायरस को भी नाम देंगे। अब WHO की जो हेल्थ एंड साइंस एजेंसीज है उनका नाम आप जरूर देख लीजिए, ये आपको हो सकता है मैच मेकिंग में दे दे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट इज ICMR जो इंडिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये US का है, और द पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ये UK का है। वह रिफर करेगा वायरस को और उनके वेरिएंट्स को बाय फॉर्मर लिनिएज नेम which are combination of letters and names that points to the relationship between different variants। उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के आधार पर उनका नाम जो है वो किया जाएगा। अब जोग्राफिकल टैग GI टैग आप जानते हैं, ठीक है। तो जोग्राफिकल टैग दे दिया जाता है। GI टैग जो होता है वो जोग्राफिकल इंडिकेटर होता है। जोग्राफिकल टैग का मतलब होता है कि वायरस का जहां से उत्पत्ति हुई उस जगह के नाम से उसे दे दिया जाता है, जैसे कि द वेस्ट नाइल वायरस और द इबोला वायरस। अब फ्रेंड्स आप लोग इस न्यूज के तहत देखिए, इबोला को जरूर पढ़ लीजिएगा या वेस्ट नाइल वायरस के बारे में और इबोला के बारे में, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस उठाता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने वहाँ प्रूफ के साथ में आपको बताया है कि UPSC कैसे क्वेश्चंस पूछती है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि B117 जो था वो स्टेटेड टू बी नोन एज द UK वेरिएंट। ऐसे ही एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया, इंडियन वेरिएंट भी आया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो हालांकि ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इस पर इनकार कर रही है, तो ऐसे ही उनका नाम जो है वो दिया जाता है। बट अब जो है वो नेमिंग सिस्टम को WHO चेंज करेगी। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, वह क्या करती है, वह कंट्रीज पे छोड़ देती है जिनको ओशन बेसिन से जो कंट्रीज सराउंडेड है उनको, और वो उनके नाम को लेकर के आते हैं और अल्फाबेटिकल वाइज उन्हें क्या किया जाता है, नेमिंग की जाती है। यदि वहां पर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं तो उसी के आधार पर ये नेमिंग होगा। जब इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स आ जाएगी उस पर यदि न्यूज होगा तो फिर से हम उस आर्टिकल को जरूर देख लेंगे। सो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल पर। And next article is about the Sri Lanka China backed tax haven clears final hurdle। लंका में एक पोर्ट सिटी बिल लाया जाना है जिसे उनकी पार्लियामेंट को अप्रूवल के लिए भेजेंगे। अभी जो है प्रोसेस चल रहा है, बट जो कोर्ट है उन्होंने अपना नोट दे दिया है कि जो चाइनीज फंडिंग टैक्स फ्री एनक्लेव बन रहा है श्रीलंका में, जो कि उसको दुबई और सिंगापुर जैसे सिटी की तरह क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की जो है वह फाइनल लीगल हर्डल जो है वह उसको क्लियर कर दिया है। और कोलंबो
कोर्ट में उन्होंने कहा है कि आप इस पर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो पोर्ट सिटी बन रही है इसके बारे में देख लेते हैं। द पोर्ट सिटी इज द लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि पोर्ट सिटी इज रिलेटेड विथ विच कंट्री, या पोर्ट सिटी इज द नेम रिसेंटली इन न्यूज इज बीइंग मेड इन विच कंट्री। तो आपको यहाँ से याद रखना है। अब इसका नाम जो है वो क्या होगा, कोलंबो पोर्ट सिटी होगा, क्योंकि यह कोलंबो के मेन हार्बर से बहुत पास में है। और जो सी रिक्लेम किया गया है उसको चाइनीज लेबर के द्वारा किया गया है। 2019 में इसे कंप्लीट किया गया था और ये कोलंबो के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के डबल साइज का होगा। ठीक है, डबल द साइज का होगा, मतलब 269 हेक्टेयर करीब इसको लैंड पर बनाया गया है। अब पोर्ट सिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बिल जरूर आना है, जैसा मैंने आपको बताया। तो उस बिल में ये प्रपोज्ड है कि द पोर्ट सिटी विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ कमीशन विद अनप्रेसिडेंटेड पावर टू फास्ट ट्रैक द इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स। इस सिटी पर जहां पर जो भी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वह इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स और अप्रूवल प्रोसेस लाने का इसमें बिल में प्रपोजल दिया हुआ है। और जो सैलरीज मिलेगी वहां पर वर्कर को विल बी टैक्स एग्जेम्प्टेड, मतलब वहां पर उसे कोई भी टैक्स पटाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये लिखा गया है कि टैक्स हेवन जो है वह एक चाइना के द्वारा लंका में बनाया जा रहा है। इट इज ऑल द पॉलिसीज ऑफ चाइना टू स्ट्रेटेजिकली मेंटेन इट्स पावर। ओके, अब हम आगे बात करेंगे। आगे की जो आर्टिकल है यह है हमारा एडिटोरियल आर्टिकल, और एडिटोरियल में आज बहुत सारे आर्टिकल आए हैं, बट हमारे करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब आर्टिकल उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है कि देखिए ये इसमें ऑथर ने कहा है कि स्टेट्स को जो अभी पैंडेमिक की सेकेंड वेव आई हुई है उसमें जो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स का, जहां पर ये वेव अब विलेजेस को पेनिट्रेट कर गई है, तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। तो उसी को ही इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, वहाँ फैसिलिटीज ना होना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ना होना, कंसल्टेंसी फैसिलिटीज ना होना, इनके कारण वहाँ पर अब जो वायरस का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी पर यह आर्टिकल है। सेम आर्टिकल एक जो है वो साइक्लोनिक जो फोरकास्टिंग है उस पर आया हुआ है, और एक जो है वह आपके अमेरिका के एक और बेस्ड आया हुआ है। उतना इम्पोर्टेंट वो नहीं लगा करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से आपको कुछ डेटा मिल जाएंगे। तो आज के इस हिंदू न्यूज एनालिसिस में इतना ही। आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के न्यूज एनालिसिस पर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।